हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त वीणा। अब तक हम लोगों ने तीनों कालों यानी कि टेंस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहां पर हमने कुछ सहायक क्रियाओं, स्पेशल वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ये वर्ब के मूड यानी कि अवस्था या भाव को व्यक्त करते हैं। मूड या मोड्स एक ही बात है, क्योंकि ये वर्ब या भाव क्रिया आदि को व्यक्त करते हैं, अतः इन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। Auxiliaries that express the mode of an action denoted by the main verbs are called modals. जैसे कि shall, will, should, would, can, could, may, might, must, need, ought to, used. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले है इनका प्रयोग एक ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ होता है। यानी कि इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह मुख्य वर्ब के साथ करते हैं। फिर दूसरा है मॉडल्स पर कर्ता के नंबर, सिंगुलर या प्लूरल होने या कर्ता के पर्सन जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन या जेंडर यानी कि लिंग, वह चाहे फीमेल हो या मेल हो, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई कैन डू इट, यहाँ दे लगा है तो दे के साथ भी दे कैन डू इट, ही के साथ ही कैन डू इट, यू के साथ यू कैन डू इट, यानी कैन किसी भी पर्सन के साथ चेंज नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी वो जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहता है, चेंज नहीं होता है। चौथा है आउट एवं यूज्ड के साथ टू का प्रयोग आवश्यक है। पांचवा है कुछ मॉडल्स नीड, डेयर, यूज्ड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है, अतः इन्हें मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल भी कहा जाता है। तो इनका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब की तरह भी बहुत जगह करते हैं, इसलिए ये जो वर्ब हैं इसे हम लोग सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल कहते हैं। छठा है ये काल्पनिक क्रिया जैसे कि एबिलिटी, एबिलिटी मतलब सामर्थ्य, पावर शक्ति, परमिशन आज्ञा, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस यानी इच्छा, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, किसी चीज की संभावना, ये सब जितने भी वर्ब हैं ये काल्पनिक क्रिया को व्यक्त करता है। देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ द मॉडल्स। तो मॉडल्स एक विशेष प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब है जो विशेष अवस्था भाव व्यक्त करते हैं। कन्वर्सेशन यानी बातचीत में एक विशेष मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग वाक्य के भाव अर्थ को नया आयाम प्रदान करता है। कब कौन से मॉडल का प्रयोग उचित रहेगा यह समझना महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं एक एक करके हमारे जितने भी मॉडल है उसका प्रयोग कब कैसे कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले है शैल। तो शैल का पहला देखते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ एक समान फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, टेंस में फर्स्ट पर्सन में आई आता है और उसके प्लूरल वी होते हैं, वी के साथ और आई के साथ, दोनों के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। तो एक समान एक्शन को व्यक्त करता है फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि मैं कल बाजार जाऊंगा। ये एक सामान्य एक्शन है फ्यूचर टेंस का। दूसरा है जो कि इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, वी शैल प्ले हॉकी, यानी हम लोग हॉकी खेलेंगे। अब दूसरा रूल है
शैल इज यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, कंपल्सन। यानी कि जब हम लोग शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे के साथ करेंगे तो वो हमारा बताएगा कमांड, प्रॉमिस, किसी से प्रॉमिस करते हैं, थ्रेट यानी धमकाना, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, कंपल्सन, ये सबको बताता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यू शैल लीव द रूम एट वंस, यानी ये कमांड बता रहा है, ये बोल रहा है कि तुम तुरंत ही रूम को खाली करो। यू शैल लीव द रूम एट वंस, यानी कि ये कमांड दे रहा है किसी को कि तुम रूम तुरंत खाली करो। दूसरा देखते हैं। ही शैल पे यू ऑन मंडे, यानी कि उसने प्रॉमिस किया कि ही शैल पे यू ऑन मंडे, तुम्हें वो मंडे को यानी सोमवार को जो भी पैसा बाकी है उसका भुगतान करेगा। आगे है ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, ये डिटर्मिनेशन है खुद के साथ कि ही शैल वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करेगा सफलता पाने के लिए। आगे है यू शैल बी ट्रांसफर्ड इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, ये वार्निंग है, थ्रेट है, एक तरह का धमकी है कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा बदली हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। आगे है यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, मतलब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा मीटिंग के लिए जो होने जा रहा है, कंपल्सन है, ज़रूरी है कि तुम्हें यहाँ पे मीटिंग के लिए रुकना पड़ेगा। आगे देखते हैं। शैल नॉट का सेकेंड एवं थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग प्रोविनेशन यानी निषेध को व्यक्त करता है, यानी मना करने के लिए। पहला है यू शैल नॉट मीट हिम, तुम उससे नहीं मिलोगे। नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, कोई भी व्यक्ति टेबल के ऊपर नहीं लिखेगा या मेज के ऊपर नहीं लिखेगा। सी शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, वह रात वाली पार्टी अटेंड नहीं करेगी। चौथा है शैल का फर्स्ट पर्सन के साथ एक प्रश्न के रूप में प्रयोग दूसरे की इच्छा जानने के लिए या अपनी सेवा देने हेतु किया जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, यानी शैल का प्रयोग जब हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो एक प्रश्न के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे की इच्छा जानने के लिए कर सकते हैं या फिर अपनी सेवा देने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। शैल आई ओपन द डोर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा खोल सकती हूँ, यानी कि ये सेवा देने के लिए बोला गया है। दूसरा है शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप कॉफ़ी बना सकती हूँ। शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं आपके लिए सुई में धागा डाल सकती हूँ। आगे है शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपका सहयोग कर सकती हूँ। आगे है पांचवा देखते हैं। शैल का थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग या एक नाउन के साथ प्रयोग दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करने को व्यक्त करता है, मतलब दूसरा की इच्छा पर अनुसार वो काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। शैल रहीम वेट फॉर यू, यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि रहीम आपकी प्रतीक्षा करें। डू यू वॉन्ट हिम टू वेट फॉर यू, यहाँ कहने का मतलब ये है शैल रहीम वेट फॉर यू, यानी क्या आप चाहते हैं कि रहीम आपका इंतजार करे या प्रतीक्षा करे। शैल मैसेंजर वेट आउटसाइड,
क्या आप चाहते हैं कि वाहक बाहर आपकी प्रतीक्षा करे? अब शैल के बाद विल का प्रयोग देखते हैं। तो विल का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे, कहाँ कहाँ होता है, ये देखते हैं। पहला, विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है, जबकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन को व्यक्त करता है। पिछले शैल के साथ भी देखा हम लोगों ने कि शैल के साथ भी इसी तरह होता है। आई और वी के साथ समान एक्शन को बताता है और बाकी के साथ थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार विल का भी प्रयोग उसी प्रकार होता है। विल का प्रयोग हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो जब इसके साथ करते हैं तो वो फ्यूचर एक्शन को बता, जो सामान्य रूप से फ्यूचर एक्शन होता है उसको बताता है। लेकिन जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं या फर्स्ट पर्सन के साथ टेंस के रूल के अनुसार हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग विल का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बताता है? थ्रेट, वार्निंग, कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, कंपल्सन को व्यक्त करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। दूसरा देखते हैं, यू विल वर्क हियर, तुम यहाँ काम करोगे। अब तीसरा देखते हैं, आई विल सी यू। आई के साथ हम लोग हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब विल का प्रयोग हुआ तो ये धमकी हो गया, थ्रेट या वार्निंग। आई विल सी यू यानी वो धमकी दे रहा है, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब आगे देखते हैं, हाँ, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, यानी कि यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, चाहे जो भी हो जाए। ई है, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यानी ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। आगे है, यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, ये इंस्ट्रक्शन या कमांड कह सकते हैं कि तुम ही इस स्पीच को बोलोगे या डिलीवर करोगे। ये इंस्ट्रक्शन है या आज्ञा भी बोल सकते हैं, निर्देश भी बोल सकते हैं। दूसरा है, विल का प्रयोग प्रश्न के रूप में फॉर्मल रिक्वेस्ट को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि वो प्रश्न करते हुए रिक्वेस्ट को कैसे व्यक्त करता है उसको देखते हैं। यहाँ है पहला, विल यू क्लोज द डोर प्लीज, कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे, यानी कि ये क्वेश्चन करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप दरवाजा बंद करेंगे। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। इस तरह वो प्रश्न के रूप में रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर है तीसरा, विल का प्रयोग सभी पर्सन के साथ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करता है। और उसके बाद विल नॉट यानी वांट का प्रयोग रिफ्यूजल यानी इनकार को व्यक्त करता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर विल का प्रयोग का पहले दिखाया गया, ही विल बी इन द पार्क, यानी यहाँ पे संभावना बता रहा है कि वह पार्क में होगा या हो सकता है। ही विल बी इन द पार्क, यहाँ प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है। बी है, टुडे इज 15 अगस्त, स्कूल विल बी क्लोज्ड, यानी आज 15 अगस्त है, स्कूल बंद होगा। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, मोस्टली 15 अगस्त को स्कूल बंद होता है, इसलिए आज 15 अगस्त है, स्कूल बंद होगा या हो सकता है। आगे देखते हैं, आई वॉन्ट
गो देयर। यहाँ पर विल के साथ नॉट का प्रयोग किया गया। यहाँ पर रिफ्यूज़ल, इनकार को व्यक्त कर रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ही विल नॉट सैंक्शन योर लीव, यानी कि यहाँ भी इनकार को दिखा रहा है कि वे तुम्हारी छुट्टी को स्वीकार नहीं करेगा। चौथा है वोंट या विल नॉट का प्रयोग प्रश्न के रूप में किया जाता है या इनविटेशन को भी व्यक्त करता है। कैसे देखते हैं? जैसे है पहला, वोंट यू मीट हर, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे, यानी कि वो इनविटेशन भी दे रहा है कि तुम उससे मिलो, इसलिए पूछ रहा है क्या तुम उससे नहीं मिलोगे। दूसरा है वोंट यू स्टे फॉर अ डे, क्या तुम एक दिन के लिए नहीं रुकोगे, मतलब वो नहीं के रूप में उसे रुकने के लिए पूछ रहा है, यानी इनविटेशन दे रहा है। पांचवा है विल का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ सामान्य आदत को व्यक्त करता है। जैसे सामान्य आदत यानी हैबिट, द वोमेन विल नॉट कीप मम, यानी औरतें जो हैं चुप नहीं रहेगी, मतलब औरतों की आदत होती है बात करने की, तो यहाँ पर वही कहा गया है, द वोमेन विल नॉट कीप मम, औरतें चुप नहीं रहेगी। द गर्ल्स विल टॉक, लड़कियाँ बहुत बातें करती हैं इसलिए लिखा हुआ है, उसकी आदत होती है द गर्ल्स विल टॉक, यानी ये उसकी आदत, सामान्य आदत को व्यक्त कर रहा है। ही विल स्मोक, यानी उसको धूम्रपान करने की आदत है, तो यहाँ पर वही बोला गया ही विल स्मोक, ये भी सामान्य आदत को व्यक्त कर रहा है। द मिनिस्टर विल कम लेट, यानी मिनिस्टर लोगों की आदत होती है लेट आने की मोस्टली, यहाँ पर वही बात कही गई है, द मिनिस्टर विल कम लेट, यानी कि मंत्री लोग लेट से आएंगे। आगे देखते हैं विल और शैल का प्रयोग जहाँ पर यूज नहीं होगा, मतलब इन फॉलोइंग सेंटेंस शैल विल इज नॉट यूज्ड। यहाँ पर पहला देखते हैं, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ पास्ट, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा पहला देखते हैं यहाँ पे, ही होप्ड दैट, ही विल लगेगा, यहाँ वुड लगेगा, यहाँ पर विल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, यानी इस सेंटेंस में हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ है। यहाँ होप की जगह होप्ड लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विल की जगह पे वुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखते हैं, दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल इफ द सेकेंड पार्ट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या फिर जनरल फैक्ट, आइटम्स और फ्रेजेस। मतलब ये रूल विल कहाँ पे नहीं लगेगा, अगर उसका सेकेंड पार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ हो या उसकी आदतन हरकत हो या सामान्य फैक्ट हो, सच, या फिर आइटम और फ्रेज हो, तो वहाँ पर हम लोग विल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ही सेड दैट मैन इज नॉट अ मशीन, उसने कहा कि आदमी मशीन नहीं है, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया, विल का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा है, आवर टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सच बात है कि हॉनेस्टी, ईमानदारी सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, तो ये भी सही है यहाँ पर, इसलिए विल का प्रयोग नहीं किया गया। सी, इफ टू एक्शन टेक प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर अदर and the first action depends on the second, first action will be in the simple present tense and the second will be in the simple future tense, यानी कि यदि दो एक्शन, दो कार्य या क्रिया फ्यूचर में एक के बाद एक होता है तो दोनों एक दूसरे पर, यानी फर्स्ट एक्शन दूसरे पर निर्भर करेगा,
और जो फर्स्ट एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में टेंस में होगा और जो सेकेंड एक्शन है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इफ आई कम आई विल मीट यू, यानी ये बोल रहा है कि अगर मैं आता तो मैं तुमसे मिलूंगा, यानी कि ये वाला इस पे निर्भर कर रहा है, दोनों एक दूसरे पर, इसलिए इसमें जो फर्स्ट एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया और सेकेंड वाले सिंपल फ्यूचर में। दूसरा देखते हैं। दोज हु वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम, यानी जो मेहनत करते हैं वे पास होते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस दो सेंटेंस है और एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। तो पहला वाला एक्शन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए पहला वाला प्रेजेंट सिंपल और दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में। देखते हैं विल और शैल का इस्तेमाल में क्या डिफरेंस आता है जब वो एक ही पर्सन के साथ लगता है। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला आई के साथ शैल और विल दोनों का प्रयोग किया गया है, तो इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। आई शैल गो टू जयपुर, यहाँ पर इसका मतलब हो गया मैं जयपुर जाऊंगा, लेकिन आई विल गो टू जयपुर, यहाँ इसका मतलब हो गया मैं जयपुर अवश्य जाऊंगा। दूसरा है यहाँ पर ही के साथ विल और शैल दोनों का इस्तेमाल है, तो क्या इसमें अंतर है ये देखते हैं। ही विल कोऑपरेट यू, यानी वह आपको सहयोग करेगा, लेकिन यहाँ इसका मतलब हुआ ही शैल कोऑपरेट यू, वह आपको सहयोग अवश्य करेगा। तीसरा है आई विल सी यू, यहाँ पर धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, बट यहाँ इसका मतलब हुआ आई शैल सी यू टुमारो, यहाँ इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें कल मिलूँगा। इस तरह दोनों का डिफरेंस समझना है और इस्तेमाल करना है। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ शुड, कैसे इस्तेमाल करेंगे शुड का। तो पहला है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल में फ्यूचर टेंस भविष्य काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट टेंस में आने वाले समय यानी फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई शुड अटेंड द मीटिंग, उसने कहा कि मुझे मीटिंग अटेंड करना चाहिए, यानी कि उसने पहले कहा कि उसको आने वाले समय में मीटिंग अटेंड करना है। दूसरा है वी सेड दैट दे शुड रीच होम, हम लोगों ने कहा कि वे घर पहुंच जाएंगे या घर पहुंच जाना चाहिए। अब दूसरा है एडवाइस, सजेशन, इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, प्रिजम्पशन यानी पूर्वानुमान, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, माइल्ड कमांड व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। वी शुड ओबे आवर एल्डर, ये एडवाइस है, इसका मतलब है हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा है ही शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, मतलब उसे सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सजेशन। तीसरा है वन शुड ओबे वंस एल्डर, हर एक को अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हो गया हमारा ड्यूटी। चौथा है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी ये हो गया ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यानी ये आपका कर्तव्य है। फिर द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब
अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन अमीरों से गरीबों की। यू शुड फाइंड हर इन द प्ले ग्राउंड, मतलब आप उससे मैदान में मिल सकते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, संभावना है। आगे है यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये एडवाइस हो गया कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आगे है ही शुड बी वरीड अबाउट मी, उसे मेरी चिंता होनी चाहिए। ये हो गया प्रिजम्पशन, यानी कि ये पूर्वानुमान है कि उसे मेरी चिंता होनी चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस में लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट यूज है। सबसे पहले जानते हैं लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मूव फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द बस, जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। दूसरा देखते हैं वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस प्रकार लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया गया है। चौथा है शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना था वह उस रूप में नहीं किया गया, यानी जैसा काम होना चाहिए था उस प्रकार नहीं हुआ। उस कंडीशन के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, मतलब उसे सुबह की बस से चले जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं गया। बट ही डिडंट गो, लेकिन वह नहीं गया। दूसरा है शी शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट द इंसिडेंट, उसे उस घटना के बारे में मुझे बताना चाहिए था। कहने का मतलब है उसने नहीं बताया, बट शी डिडंट इन्फॉर्म मी। तो इस प्रकार हम लोग शुड का करेक्ट यूज कर सकते हैं इन सब नियमों को देखकर। आगे हमारा है, आगे चलते हैं वुड की ओर। तो वुड का यूज देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। पहला है इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में प्रदर्शित करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूचर टेंस में पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग, ये है लीना सेड दैट शी वुड आल्सो रीड द बुक, लीना ने कहा कि वह भी यह किताब पढ़ेगी। दूसरा है आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो टू स्कूल टुमारो, मैंने उससे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। फिर दूसरा है वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब वुड का यूज होता है पास्ट टेंस का हैबिट दिखाने के लिए। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मतलब मैं बस से स्कूल जाया करता था। दूसरा है आलोक वुड गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मतलब आलोक शाम में वॉक के लिए जाता था। तीसरा है वुड का प्रयोग विल की अपेक्षा अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। वुड का प्रयोग दूसरे की इच्छा यानी विलिंगनेस जानने हेतु भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, इसमें भी दूसरे की इच्छा जानने के लिए ये वाक्य बोला गया है, या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि क्या आप रेलवे स्टेशन तक मेरा साथ देंगे। दूसरा है वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे आवेदन फॉर्म भेज देंगे। तीसरा है वुड यू शो मी योर मोबाइल फोन, क्या आप मुझे अपना मोबाइल फोन दिखाएंगे। चौथा है वुड यू सिंग एट कॉन्सर्ट टुमारो, क्या आप कल के कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे। तो इस प्रकार
विलिंगनेस जानने के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे है चौथा, वुड का प्रयोग लाइक्लीहुड मतलब समरूपता, एक जैसा, प्रिजम्पशन एवं प्रोबेबिलिटी को भी व्यक्त करता है। कैसे दिखते हैं एग्जाम्पल? शी वुड बी कुकिंग नाउ, अभी वह खाना बना रही होगी, जो हमेशा लेडीज करती है, टाइम टेबल के अनुसार खाना बनाती है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ये लाइक्लीहुड है, शी वुड बी कुकिंग नाउ, ये लाइक्लीहुड में आएगा, एक जैसा काम हमेशा होता है जो। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, वो इस समय क्लब में होगी। शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, वह, ये है प्रिजम्पशन, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वह अब 80 साल। फिफ्थ है, रादर के साथ वुड का प्रयोग प्रेफरेंस को व्यक्त करता है। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता, जो काम हम पहले करेंगे उसके लिए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड रादर रेस्ट नाउ, अब मुझे आराम करना चाहिए, तो यहाँ पर आराम करने को प्राथमिकता दिया गया। दूसरा है, आई वुड रादर स्टडी देन टू सी अ मूवी, मैं फिल्म देखने की अपेक्षा पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पर पढ़ने को प्राथमिकता दिया गया है। आगे है, आई वुड रादर प्ले देन टू टेक रेस्ट, मैं आराम करने की अपेक्षा खेलना चाहूँगा, यहाँ पर खेलने को प्रेफरेंस दिया गया है। सिक्स्थ है, अनरियल कंडीशन यानी असंभव स्थिति दिखाने के लिए वुड का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। मतलब जो स्थिति जो संभव ही नहीं हो उसको दिखाने के लिए भी कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई हैड विंग आई वुड फ्लाई टू यूरोप, यदि मेरे पंख होते तो मैं यूरोप तक उड़ जाता, लेकिन मेरे पंख नहीं है। ये नहीं होने वाला है, असंभव स्थिति है, लेकिन उसको उड़ने मतलब उसकी इच्छा है उड़ने की। दूसरा है, इफ आई वेयर द किंग आई वुड मेक यू माई चीफ एडवाइजर, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें चीफ एडवाइजर मुख्य सलाहकार बनाता। उसकी इच्छा है ये, लेकिन वो राजा नहीं है, ये एक असंभव स्थिति है, तब इसके लिए वुड का प्रयोग किया गया। सातवां है, विश के साथ वुड का प्रयोग स्ट्रॉन्ग डिजायर और या विलिंगनेस को स्पष्ट करता है। जब हमें बहुत ऐसी इच्छा होती है या फिर कुछ चाहत होती है, उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं विश के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मेरी यह इच्छा है कि तुम यह चुनाव लड़ो। दूसरा है, आई विश दे वुड एग्री टू दिस प्रपोजल, मेरी यह इच्छा है कि वह इस प्रपोजल को स्वीकार करे। तीसरा है, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, मेरी यह इच्छा है कि इंडिया विकसित देश बने। तो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर और विलिंगनेस को दिखा रहा है ये सेंटेंस। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, वुड लाइक टू शोज विश, जब हम लोग वुड लाइक बताते हैं तो वह विश को दिखाता है। कैसे? एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मतलब उसकी इच्छा है कि वो मैनेजर से बात करे। इस प्रकार वुड का यूज़ कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में जाना। अब आगे जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।